कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रंग को तैयार था। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझका टॉपर बन के लौट गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, टॉपर बनना चाहते हो, अपनी माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो तो भाई जाग जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि चंद गिने चुने कुछ दिन बचे हुए हैं। इसमें जितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हो कर लो, ठीक है। जो परसेंटेज अभी ला सकते हो उससे और अच्छा ले आओ चंद दिनों में मेहनत करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार का सवाल, और मोस्ट प्रोबेबली संभावना इसमें से बहुत सारे सवालों एग्जाम में आने की प्रबल संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों, हर एक सवाल को देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है, सभी को हम लोग देखते हैं, उसका आंसर को भी देखते हैं। सभी दोस्तों को एक काम जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि सारे को पता चल सके। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है दोस्तों, और ये सवाल पिछले साल पूछा गया सवाल है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहता है? यूनान को दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि गौ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? लेखक था, कवि था, नाटककार की कूटनीतिज्ञ? तो दोस्तों बिस्मार्क जो थे वो एक कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। याद रखिए, वो लेखक तो थे नहीं, कवि भी थे नहीं, नाटककार भी थे नहीं, ठीक है, वो कूटनीतिज्ञ थे। और जर्मनी का, और क्या था, कहाँ का, जर्मनी का क्या था, चांसलर भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल देख लो जल्दी से। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक मेजीनी थे। कई बार मौजिनी नहीं, मौज मत करना है, मेजीनी होगा, या ज्यूसेपे मेज़िनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिन्होंने गुप्त संगठन का क्या किया था? यंग इटली बोलो या फिर गुप्त संगठन, इन सब का वो बनाया था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी का एकीकरण अर्थात जर्मनी बहुत सारे राज्यों में विभाजित था, टूटा हुआ था, फिर उसको एक किया। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान, मतलब के सहारे। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? मतलब बेल्जियम में कौन सी भाषा ज्यादा मात्रा में बोली जाती है? तो याद रखना, डच भाषा। जी हाँ दोस्तों, वहां पर डच भाषा जो है ना ज्यादा मात्रा में बोली जाती है, डच भाषी लोग ज्यादा है। लेकिन वही याद रखना, जो फ्रेंच भाषी लोग है भले कम है बट वो समृद्ध लोग है, ठीक है। समृद्ध कौन है? फ्रेंच भाषी, ज्यादा अमीर अमीर है, ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हाँ, वहाँ वहाँ कोई भेदभाव नहीं है भाई, सभी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है बेल्जियम में, याद रखना। श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका में दोस्तों राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर गौ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। श्रीलंका में राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार किस देश में काम करती है? ठीक है, केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार जो है किस, मतलब किस देश में इनमें से सामुदायिक सरकार है? तो याद रखना, श्रीलंका जो है ना भाई, इसमें आप लोग का सामुदायिक सरकार है। किसमें? श्रीलंका में, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, श्रीलंका नहीं, श्रीलंका तो एकात्मक सरकार हो जाएगा ना भाई। इसमें हम लोग का जो सामुदायिक सरकार है वो बेल्जियम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अतिरिक्त भी एक सामुदायिक सरकार है, सामुदायिक स्तर की, तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो भाई लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी को ही लोकतंत्र की आत्मा बोलते हैं, क्योंकि भाई जब तक लोग सत्ता में भाग नहीं लेंगे, लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग कैसे कह देंगे लोकतंत्र? नहीं, तो लोकतंत्र आत्मा क्या है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है? पवन और सौर ऊर्जा कहाँ पर है भाई? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या है? पवन और सौर ऊर्जा का बहुतायत है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर, और कमेंट करके जरूर बोलिएगा 30 सवाल में से आप लोगों को कितना का जवाब आता था। और हाँ, एक नेक काम भाई जरूर कर देना, सबको क्या करना, शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को अच्छा दिला सकता है नंबर, ठीक है भाई। किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा जरूर होगा, क्या पता आप जो पढ़ के जाओ वही सब एग्जाम में आ जाए। तो शेयर करना ही नहीं भूलना। आपके स्कूल जितने सारे दोस्त हैं ना, हर एक को शेयर कर दो, अभी का टाइम तो कर दो यार, एग्जाम सामने है। दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेगूर, यार रेगर। और एक चीज याद रखना, रेगर मृदा को काली मृदा या फिर काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने ये बात कहा था, ठीक है। तो गांधी, ये बात किसके थे? तो महात्मा गांधी जी के थे। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 12 नंबर देखो, तट रेखा से कितनी दूर, क्या बोल रहा है? तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि किसी भी देश का तट रेखा से कितना दूरी तक वो अपना संपत्ति उस पर अधिकार जमा सकता है, तो 200 समुद्री मील तक, ठीक है।
200 समुद्री मील तक, समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक, मतलब इस प्रकार कहा जाता है इसको। तो याद रखना 200 समुद्री मील तक अपना आर्थिक क्षेत्र कहलाता है या फिर अधिकार क्षेत्र कहलाता है। एक अमीर अमीर परिवार की लकड़ी नहीं, लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो भाई जो अमीर परिवार की फिर से लकड़ी निकल रहा है, लड़की अधिक दिनों तक काम मिले, बिल्कुल भी नहीं। वो काम के साथ क्यों जाए भाई, अमीर है वो, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही उसको मिले, बिल्कुल। इस पर वो झगड़ा करेगी वो लड़की, क्या कि आप पापा आपने मुझे मेरे भाई को अधिकार दिया इतना, मुझे क्यों नहीं, मैं भी पार्टी में जाऊंगा, मैं ही पढ़ाई करूंगी, मैं ही बाहर जाऊंगी। तो उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले उसको भी उतनी मिलनी चाहिए। ये उसका विकासात्मक, मतलब उसको लगेगा हाँ चलो भाई ये उसके लक्ष्य हो सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भाई मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास संघ यानी कि यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर जो है घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें से पोषण स्तर मतलब भाई कौन किसका कितना वेट है, तो शरीर का द्रव्यमान निकाल के तो बताओगे भाई। कोई अगर हल्का है, भारी है, तो इसका आधार भी, जो हल्का है उसको पोषण कम मिल रहा है, जो अच्छा है उसको पोषण ज्यादा मिल रहा है। तो पोषण का स्तर का ज्ञात किससे होता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक से, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स से। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशक किसने किया था? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशक किसने किया था? तो इसको किया था एनी बेसेंट ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इंग्लिश वालों का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये नाम है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1920 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? याद रखना एनएम जोशी ने। किसने भाई? एनएम जोशी, एनएम जोशी ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। एनएम जोशी ने, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कई बार बता चुके हैं, महात्मा गांधी जी है इसके लिए जिम्मेवार, मतलब महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक। चलो अगला प्रश्न है हम लोग का, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ठीक है। और लोग कहते थे उस पर भगवान की दया है, भगवान कुछ मतलब शक्ति है उनके पास, इस प्रकार से कहते थे, अल्लूरी सीताराम राजू के पास, ठीक है। और उन आदिवासियों का नेतृत्व इसी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो भारत में है, स्विट्जरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, श्रीलंका। तो अभी मैंने कहा कुछ देर पहले श्रीलंका में जो है ना भाई, उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य, मेन मोटो क्या है उसमें, ठीक है। तो मेन क्या है देखिए, देश की एकता, बिल्कुल सही बात। देश की विविधताओं का सम्मान, सही बात है भाई। देश की जो विविधताएं हैं, देश में जो अंतर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसका भी सम्मान होगा, ठीक है, इसमें संघीय शासन व्यवस्था में, ठीक है। अगला है, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा, बिल्कुल विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की भी सत्ता का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि जो सर सब सही बोल रहे हो, बिल्कुल, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सुमेलित है? देखो संघ सूची में पुलिस बिल्कुल भी नहीं होता है, पुलिस भाई ये सब तो राज्य सूची में होता है। राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार प्रणाली बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो भाई ये संघ सूची में होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो भाई सही कौन है? समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार आ गया ना सही। चलो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो समवर्ती सूची होता है ना, उसमें कानून बनने का अधिकार दोनों सरकार को होता है, राज्य सरकार और क्या, केंद्र सरकार। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? वन विभाग, उत्तराधिकार और भी कुछ कई आते हैं, लेकिन ये मेनली है। और अगला है अवशिष्ट शक्ति, राज्य सरकार बिल्कुल भी नहीं। अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, मतलब ऐसी कोई शक्ति जो राज्य जो कानून, मतलब जिस पर कानून बनेगा, राज्य का नाम भी नहीं है और केंद्र का नाम भी, तो उस पर केंद्र सरकार बना सकता है कानून। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल है। बोला क्या, भारत की संघीय प्रणाली में कौन? राज्य सरकार किस पर कानून बनाने का अधिकार रखती है? भाई जो राज्य सूची में हो, राज्य सूची में जो विषय होगा राज्य सरकार तो उसी पर तो कानून बना पाएगी। इसलिए इसका जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। इसका कोई काट नहीं, कोई बाट नहीं, और परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोला वन और वन्यजीव की दृष्टि से, मतलब हो सकता है वहां पर अच्छे अच्छे वन हो, पेड़ पौधे हो, अन्य मतलब वन्यजीव भी हो, तो इस कौन सा वन को कहा जाता है ऐसा? संरक्षित वन, निजी वन और अवर्गीकृत वन,
की और एक चीज़ है आरक्षित वन। तो देखिए इसका मैंने कभी शायद एक वीडियो में आपको संरक्षित वन या आरक्षित वन कहा था, वो आंसर नहीं होगा। इसको परफेक्ट आंसर होगा ना आरक्षित वन, ठीक है। क्या हो जाए आरक्षित वन, इसका सही उत्तर हो जाए। ये एनसीईआरटी का उत्तर है, ठीक है। मुझे वो उत्तर कहीं और मिल रहा था इसलिए मैंने कहा दिया था, तो याद रखना क्या होगा आरक्षित वन, ठीक है, जो सबसे मूल्यवान वस्तु में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है वन महोत्सव यानी पेड़ों का त्योहार भारत में कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसको 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। कब से? 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है, पेड़ों का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है भाई? शिमला में, नई दिल्ली में, देहरादून के, मुंबई। तो भारतीय वन संरक्षण यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? दैट इज देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 में, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां भाई महुआ और कदम, आप लोग देखे होंगे खुद से, महुआ और जो कदम है ना उसको कदम भी बोलते हैं, उसी पेड़ की पूजा करते हैं। इमली का तो करते नहीं हो, नीम का तो करते नहीं हो, आम और नीम का तो करते नहीं हो, यानी महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या, मान लो एक खेत है उसमें से दो भाई काम कर रहा है, दो भाई एक्स्ट्रा बैठा, वो लोग भी लग जाता है, तो भाई क्या वो लोग पूरा क्षमता दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसको इसी किस प्रकार काम को ही बोलता है भाई अल्प बेरोजगारी, मतलब कुछ दिन काम, थोड़ा काम तो करेगा बट उसको पेमेंट कम मिलेगा या जो भी है, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो अब खेत में तो वो फुल अगर क्षमता से काम कर सकता है, लेकिन भाई दो आदमी पहले से वही लोग से काम हो जा रहा है, तो बाकी जो दो आदमी होगा वो तो कम ही काम करेगा ना, ज्यादा काम तो करेगा नहीं, क्योंकि भाई जरूरत ही नहीं ज्यादा काम करने का, तो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी मतलब भाई छुट्टी लोगे तो भी आपको वेतन मिलेगा, तो ये होता है संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न 30 नंबर क्या है? देखो फटाफट से, परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यवहार किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो जहां भी परिवहन आएगा, भंडारण आएगा, बैंक आएगा, तो भाई सारे के सारे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र बोले तो सेवा क्षेत्र, किसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र बोलो या फिर तृतीय क्षेत्र बोलो, यानी कि बी और सी इसका सही हो जाएगा जी। क्लियर है? तो ये था दोस्तों आप लोगों का टॉप 30 क्वेश्चंस, और इस प्रकार के वीडियोस और चाहे तो कमेंट करो। ज्यादा से देखो अभी का वक्त है शेयर करना, कि भाई अभी समय कम है, बच्चों को पढ़ने दो ज्यादा, बच्चे पढ़ेंगे, आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आपको भी लाभ होगा। भाई एक अच्छा है तो काम करो, और सबसे ज्यादा चीज पढ़ो, अभी ज्यादा घूमने, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, सभी को शेयर कर दो, और आप भी पढ़ो अच्छे से। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।